कहते हैं कि कोई भी इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसे कुछ फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने ही झूठ में बुरी तरीके से फंस जाता है। तब उसे एहसास होता है कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। आज के कहानी में एक लड़का अपने घर परिवार वालों से झूठ बोलकर घर से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। दरअसल उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि काश उस लड़के ने अगर अपने घर परिवार वालों से झूठ नहीं बोला होता तो शायद वो आज इस दुनिया में ज़िंदा होता। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। मध्य दिल्ली का एक इलाका पड़ता है नबी करीम, और इसी नबी करीम इलाके की रहने वाली पूनम देवी। पूनम का पति कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। पूनम के दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अजीत जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। पूनम का दूसरा बेटा परवीन जिसकी उम्र है लगभग 18 साल। बात कर रहा हूँ मैं 27 जनवरी 2023 की रात्रि के वक्त। अजीत अपने माँ से ये कहकर के घर से स्कूटी लेकर निकलता है कि मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। अजीत अपने घर से तो निकल जाता है, लेकिन अगले दिन 28 जनवरी 2023 को अजीत की मां को एक ऐसी सूचना मिलती है जिसका शायद उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। दरअसल 28 जनवरी 2023 को दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से एक डॉक्टर अजीत के मां के नंबर पर फ़ोन करता है और पूनम से पूछताछ करता है कि क्या आप अजीत की माँ बोल रही हैं। इस पर पूनम जवाब देती है कि हाँ, मैं अजीत की माँ बोल रही हूँ। डॉक्टर कहता है कि आप तुरंत ही लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आ जाइए। पूनम जब डॉक्टर से पूछताछ करती है तो डॉक्टर सिर्फ इतना ही कहता है कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, आपको सारी सच्चाई मालूम चल जाएगा, और इतने ही बोलकर डॉक्टर फ़ोन कट कर देता है। पूनम इस कदर से घबरा जाती है कि तुरंत ही अपने छोटे बेटे परवीन को साथ में लेती है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में पहुंचती है। पूनम जब लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि लगभग 5 से 6 पुलिस वाले खड़े थे और उनके बगल में ही एक टेबल था और उस टेबल पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि अजीत का ही था। रात्रि के वक्त ही अजीत की किसी ने चाकू मार करके हत्या कर दिया था। पूनम जैसे ही अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करती है। पुलिस अजीत की हत्या के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करती है तो डॉक्टर कहते हैं कि रात्रि के 2 बजे के आसपास एक व्यक्ति इसे लेकर के हॉस्पिटल में आया था, लेकिन जब वो लेकर इस हॉस्पिटल में आया था तो इसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। दरअसल वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं रात्रि के नाइट ड्यूटी करके जब मैं घर जा रहा था तो मैंने इसे पहाड़गंज के आकर्षण रोड पे काफ़ी गंभीर अवस्था में देखा था, इसीलिए मैंने इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन जब इसे हॉस्पिटल लेकर आया था तो इसका मोबाइल भी इसके पॉकेट में पड़ा था, इसीलिए मैंने इसके मोबाइल के ज़रिए इसके माँ को भी सूचना दे दिया और आप लोग को भी खबर दिया। पुलिस अब अजीत के बारे में उसकी माँ पूनम से पूछताछ करती है तो पूनम कहती है कि साहब, मेरा बेटा रात्रि के वक्त अपने एक दोस्त के शादी में गया था। पुलिस पूनम के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब पहाड़गंज के आकर्षण रोड किनारे भगवती मेडिकल स्टोर के नज़दीक पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था। उस घटनास्थल को देख के लग रहा था कि शायद अजीत की हत्या यहीं पे की गई थी। पुलिस अब घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ में वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता है, लेकिन बगल में ही 2 CCTV ज़रूर मिल जाता है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस CCTV फुटेज को चेक करती है तो देखती है कि रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास 3 लोग अजीत का रास्ता रोकते हैं। उसमें से 2 अजीत को पकड़ लेते हैं और एक व्यक्ति अपने पास से तेज़ धार हथियार निकालता है और अजीत के सीने पे वार कर देता है, जिसकी वजह से अजीत की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। पुलिस उन तीनों व्यक्ति का फ़ोटो प्रिंट निकालती है और फिर आसपास के इलाकों में लोगों से पता करने लगती है। पुलिस तो अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन उन तीनों व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी 1 घंटे के बाद ही एक खबरी पुलिस के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, उन तीनों व्यक्तियों के बारे में मालूम चल चुका है। दरअसल वो तीनों इसी नबी करीम के मुल्तानी ढांढा के रहने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम अक्षय और दूसरे का नाम सौरभ है।
अक्षय और सौरभ दोनों सगे भाई हैं। और तीसरा रजनीकांत। रजनीकांत अक्षय और सौरभ के रिश्तेदार है। खबरी जैसे इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस अक्षय और सौरभ के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि तीनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस सौरभ की पत्नी मीना से पूछताछ करती है। मीना, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल। तो मीना कहती है कि साहब, उन लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। आखिरकार पुलिस अब इन तीनों के बारे में पता लगाने के लिए सौरभ का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल देती है। तभी 2 दिन के बाद सौरभ का मोबाइल नंबर ऑन होता है। जैसे ही सौरभ का मोबाइल ऑन होता है, उसका लोकेशन मालूम चल जाता है। दरअसल सौरभ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में छुपा हुआ था। जैसे ही लोकेशन का मालूम चलता है, पुलिस अपने टीम के साथ सुल्तानपुरी इलाके में जाती है और सौरभ और उसके रिश्तेदार रजनीकांत को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सौरभ से अजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। सौरभ अपना जुर्म नहीं कबूल करता है, इसीलिए पुलिस अब उस सीसीटीवी फुटेज को सौरभ के सामने रखती है। पुलिस जैसे ही सबूत सौरभ के सामने रखती है, अब सौरभ के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सौरभ, जो कि पालिका बाजार में टैटू बनाने का काम करता है, पालिका बाजार में ही अपनी एक दुकान कर रखा है और उसी दुकान में सौरभ का बड़ा भाई अक्षय भी साथ में काम करता है। सौरभ और मीना की 1 साल पहले ही शादी हुई है। एक दिन मीना भी मार्केट करने के लिए पालिका बाजार में जाती है, लेकिन जब पालिका बाजार में जाती है तो मीना की पहली बार मुलाकात वहीं पे अजीत से होती है। अजीत जब पहली बार मीना को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। उसके बाद से मीना जिधर जिधर मार्केट करने के लिए जाती है, अजीत भी पीछे पीछे घूमने लगता है। दरअसल मीना ने अपने माथे पे सिंदूर लगा रखा था, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि मीना शादीशुदा है। लेकिन इसके बावजूद भी अजीत मीना के पीछे पीछे घूमता है। जब कुछ देर का समय गुजरता है, मीना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अजीत उसका पीछा कर रहा है। मीना से बर्दाश्त नहीं होती है और आखिरकार अजीत के सामने जाती है और उसे एक सवाल करती है कि मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। मीना जैसे ही इस तरह का सवाल अजीत से करती है तो अजीत भी मीना को मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि आप बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल मैंने जब आपकी खूबसूरती देखा तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं आपकी खूबसूरती देखने के लिए ही आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी औरत की खूबसूरती का तारीफ करता है तो वह औरत बेहद ही खुश होती है। मीना के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अजीत एक पर एक कई सारी मीना की खूबसूरतियों की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मीना भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना नंबर शेयर कर देते हैं। उसके बाद से अजीत और मीना के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि फ़ोन के ज़रिए दोनों लंबे लंबे समय तक बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार वही होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। अजीत और मीना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अजीत और मीना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो अजीत और मीना के बीच में संबंध भी बनता है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो मीना के पति सौरभ को मालूम चलता है और ना ही अजीत अपने घर परिवार वालों से बताता है। लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है। एक दिन पड़ोसी सौरभ से मुलाकात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को एक लड़के के साथ में कई जगहों पर घूमते हुए देखा है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें सौरभ से कहता है तो इसे सुनकर सौरभ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। सौरभ को मन में आता तो है कि जाकर अपनी पत्नी से पूछताछ करे, लेकिन सौरभ को ये लगता है कि अगर वो अपनी पत्नी से पूछताछ भी करता है तो वो उससे झूठ बोल देगी। इसीलिए सौरभ अब अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के फिराक में लग जाता है। एक दिन मीना जब फिर से अजीत से मार्केट में मुलाकात करती है, उसी वक्त ही सौरभ उन दोनों के सामने पहुंच जाता है। मीना जब अपने सामने अपने पति को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सौरभ अजीत को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और अपनी पत्नी को लेकर सीधे घर पे आ जाता है। लेकिन सौरभ जब अपनी पत्नी को घर पे लेकर आता है तो उसके साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि बड़े ही प्यार से समझाता है। लेकिन तब तक मीना और अजीत दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर से अंधे हो चुके थे कि सौरभ की एक भी बात मीना के कानों तक पहुंचती नहीं है। दरअसल मीना और अजीत एक साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे। सौरभ लाख मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मीना अजीत से मिलना जुलना बंद नहीं करती है।
आखिरकार एक दिन सौरभ को ये मालूम चल ही जाता है कि उसकी पत्नी अजीत के साथ घर छोड़ करके भागने वाली है। सौरभ को जैसे ही मालूम चलता है कि मीना अजीत के साथ घर छोड़ करके भागने वाली है, ये बात सोचकर सौरभ काफ़ी डर जाता है। सौरभ को लगता है कि अगर उसकी पत्नी अजीत के साथ में फरार हो गई तो फिर वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए अब सौरभ काफ़ी डर जाता है और डर के साए में जल्दबाजी में एक फैसला ले लेता है। दरअसल सौरभ अजीत को इस दुनिया से हटाने का सोच लेता है। सौरभ को लगता है कि अगर अजीत को इस दुनिया से हटा दिया तो फिर उसकी पत्नी मीना का भी प्यार का बुखार उतर जाएगा। इसीलिए अजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए सौरभ एक षड्यंत्र बनाता है। लेकिन सौरभ जब इस षड्यंत्र को बनाता है तो इस बारे में अपनी पत्नी मीना को नहीं बताता है, बल्कि इस षड्यंत्र में अपने बड़े भाई अक्षय को शामिल कर लेता है और साथ ही साथ एक रिश्तेदार रजनीकांत को भी शामिल कर लेता है। और फिर अजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक बेहतर मौके का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन का और समय गुजर जाता है, लेकिन सौरभ को कभी बेहतर मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए अब अजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए सौरभ एक और षड्यंत्र बना देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 27 जनवरी 2023 को रात्रि के जब ड्यूटी से घर आता है, बहुत जल्द ही अपने परिवार के साथ खाना वाना खा लेता है और रात्रि के 10 बजे ही सो जाता है। मीना जैसे ही बेड पर सोने के लिए जाती है, तुरंत ही गहरी नींद में सो जाती है। मीना जैसे ही गहरी नींद में सो जाती है, सौरभ अपनी पत्नी का मोबाइल लेता है और उसके मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए मीना बनकर अजीत के नंबर पर मैसेज करता है और लिखता है कि सौरभ आज घर पे नहीं है, मैं तुम्हें काफ़ी याद कर रही हूँ, क्या तुम आज रात मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। सौरभ जैसे ही इस तरह का मैसेज अजीत के नंबर पे करता है, अजीत भी मीना से मिलने के लिए उतावला उठता है। सौरभ फिर से एक अजीत के नंबर पे मैसेज करता है और कहता है कि रात्रि के 1 बजे के आसपास मिलने के लिए आना, तब तक मोहल्ले वाले भी गहरी नींद में सो जाएंगे, लेकिन जब घर से निकलना तो एक बार मुझे बता ज़रूर देना। और सौरभ इतना ही मैसेज करके इंतज़ार करने लगता है। इधर अजीत भी मीना से मिलने के लिए बेचैन तो उठता है, लेकिन अजीत के पास कोई बहाना नहीं होता है। इसीलिए 10:30 बजे के आसपास अजीत अपनी माँ से कहता है कि दरअसल मुझे एक दोस्त के शादी में जाना है। 11 बजे के आसपास अजीत अपनी स्कूटी निकालता है और घर से बाहर निकल जाता है और फिर 1 बजे होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही रात्रि का 1 बजता है, अजीत मीना के व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। इधर सौरभ उस मैसेज को पढ़ लेता है। जैसे ही सौरभ को मालूम चलता है कि अजीत अपने घर से निकल चुका है, सौरभ इस बात की जानकारी अपने बड़े भाई अक्षय को दे देता है और साथ ही साथ अपने रिश्तेदार रजनीकांत को भी दे देता है और फिर तीनों अपने घर से बाहर निकलकर रोड पे इंतज़ार करने लगते हैं। अजीत जैसे ही अपनी स्कूटी लेकर पहाड़गंज के आकर्षण रोड पे पहुंचता है, सुनसान जगह होता है, वहाँ पे तीनों अजीत का रास्ता रोक लेते हैं और फिर अक्षय और रजनीकांत अजीत का हाथ पकड़ लेते हैं। सौरभ अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और अजीत के सीने पे चला देता है, जिसकी वजह से अजीत की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद से तीनों अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि सौरभ और रजनीकांत सुल्तानपुरी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाकर छुप जाते हैं और अक्षय गुजरात चला जाता है। वाकई में सौरभ जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस अब सौरभ के ही तहरीर पे अक्षय की भी तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अक्षय के तलाश करते हुए उसके घर पे जाती है और उसके पत्नी से कहती है कि तुम अपने पति के नंबर पे फ़ोन करो और उसे यहाँ पर बुलाओ, और अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो ये फिर तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। आखिरकार 30 जनवरी 2023 को उधर से अक्षय खुद ही अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है। जैसे ही फ़ोन करता है, उसकी पत्नी भी पुलिस के दबाव में इस कदर से आ जाती है कि अपने पति से कहती है कि पुलिस ने सौरभ को पकड़ लिया है और सौरभ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम घर आ जाओ। अक्षय की पत्नी जैसे इस तरह की बातें कहती है, अक्षय उधर से उसी दिन ही बस से दिल्ली के लिए रवाना होता है। लेकिन बस जैसे ही गुड़गांव शहर में पहुंचती है, रास्ते में से ही पुलिस अक्षय को अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।